गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो की सहायता से प्रैक्टिकल में किस तरीके से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनानी है, किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल जब भी महाविद्यालय खुलेंगे तब करेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमने जो वीडियोस बनाए थे, आपको अपलोड भी करे हैं अपने चैनल पे। उसमें मैं पेपर आपको पढ़ा रही थी टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें कि आपको ज्ञात होगा ये कि टेरिडोफाइट के अंदर मैं पढ़ा चुकी हूँ सारा पूरा जितने भी जेनरा थे, चारों जेनरा में टेरिडोफाइट की कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम प्रैक्टिकल विषय में बात कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी ये चारों ही जनरा करने होंगे, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसिटम एंड मार्सीलिया। चारों जनरा प्रैक्टिकल के हिसाब से भी हमें करने हैं। तो आज हम सबसे पहले लाइकोपोडियम को किस प्रकार से आप करेंगे, किस प्रकार से महाविद्यालय खुलेंगे तब कैसे सेक्शन कटिंग करेंगे, क्या उसमें आपको दिखेगा, किस प्रकार से आप स्लाइड बनाएंगे और किस प्रकार से आप फाइल में अपना ये पूरा कार्य करेंगे, इसके बारे में आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी दी जाएगी। हमने आज एक ये गूगल मीट भी किया था, इसी को हमने उसमें भी एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, जो भी कारण रहा। तो उन बच्चों के हिसाब से ही मैं इसको वीडियो के रूप में भी यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप सारे स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे इससे और अपना फाइल का काम शुरू करेंगे। जैसा कि आपको मैं कह रही हूँ, लाइकोपोडियम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइकोपोडियम में जब भी महाविद्यालय खुलेंगे तो स्लाइड कैसे बनानी है वो मैं एक बार थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। लाइकोपोडियम में हमें देखिए, कोई भी टेरिडोफाइट जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो मटेरियल आपको दिया जाएगा उसे बहुत अच्छे से देखना है। देखने से तात्पर्य है कि उसकी जो आंतरिक संरचना है उसको तो हम कटिंग करके देखेंगे ही, लेकिन जो बाह्य संरचना है, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, वो भी आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से मतलब है कि उसका रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसी है, क्या अरेंजमेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी। दूसरा है कि जब आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसकी देख लेंगे तो फिर आपको सेक्शन कटिंग करनी होगी, जैसे कि स्टेम की सेक्शन कटिंग करनी होगी, या रूट की सेक्शन कटिंग करनी होगी, या कोन की सेक्शन कटिंग करनी होगी। तो कोन के अंदर जनरली हम एलएस काट के देखते हैं, क्योंकि उससे हमें कोन की पूरी संरचना के बारे में पता चलता है। और टीएस, हम स्टेम और रूट का हम टीएस काटते हैं आंतरिक संरचना का के बारे में जानने के लिए। तो अब सबसे पहले टीएस जो हम काटते हैं तो किस प्रकार से सेक्शन काटा जाता है, उसको कैसे स्टेन किया जाता है, किस प्रकार से स्लाइड बनाई जाती है, वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ। तो जो भी स्टेम रहेगा या जो भी मटेरियल रहेगा आपका कटिंग मटेरियल, उसको आप सबसे पहले वॉच ग्लास में लेते हैं। वॉच ग्लास में लेंगे तो वॉच ग्लास में आप उसको लेके और अच्छे से उसको वॉश कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप रेज़र वगैरह से उसको काट लेंगे, रेज़र से या ब्लेड से, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। बिल्कुल पतले सेक्शंस आपको काटने हैं, पतले सेक्शन आप काटेंगे। अब इसके भी दो तरीके हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बिना पिथ के काटना चाहते हैं। पिथ से मतलब है किसी भी और प्लांट मटेरियल का, या जैसे आलू है वो लेके, या जैसे आक होता है उसका स्टेम लेके आप बीच में अपना मटेरियल रख के भी काट सकते हो, अगर मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता है तो। लेकिन अगर स्टेम काटना है तो आप ऐसे भी काट सकते हो, बिना किसी पिथ के भी काट सकते हो। तो आप सेक्शन कटिंग करेंगे, बहुत आराम से सेक्शन काटेंगे, और बिल्कुल पतला, जितना पतला आप काट सकते हैं उतना थिन सेक्शन काट के, और आप उसको पानी में काटते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने सेक्शंस को एक बार देख लेंगे, जो सेक्शन सही लग रहे हैं आपको, ओब्लिक नहीं है सेक्शन, बिल्कुल सीधा सेक्शन कटा हुआ है, पतला कटा हुआ है, उन सेक्शंस को आप सेलेक्ट कर लेंगे। और दूसरे वॉच क्लास में जिसके अंदर कि आप स्टेन बनाएंगे, सैफ्रनीन स्टेन यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसमें आप थोड़ा सा डाइल्यूशन के लिए पानी मिला के डाइल्यूट कर देंगे स्टेन को, लाइट पिंक कलर का स्टेन बनाएंगे, और उसमें अपने सेक्शंस को 4 से 5 मिनट छोड़ देंगे। जब सेक्शन स्टेन हो जाएगा तो उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे।
वॉश करने के बाद उसको आप अपने स्लाइड पे माउंट करेंगे, और माउंटिंग मटेरियल, क्योंकि ये टेम्प्रेरी माउंटिंग है, तो ग्लिसरीन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसको माउंट कर लेंगे, उस पर कवर स्लिप लगा लेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। सबसे पहले आप 10x पे माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन है उसमें आप 10x का ऑब्जेक्टिव जो है लेंस, उसमें 10x से आप सेट करेंगे स्लाइड को। और जब स्लाइड आपकी 10x पे सेट हो जाती है, आप आउटलाइन स्ट्रक्चर बहुत आराम से देख सकते हैं 10x में। फिर उसके बाद जब आपको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए, सेलुलर स्ट्रक्चर और अच्छे से आप देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको 45x पे सेट करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो भी TSLS काटेंगे, आपको इसी प्रकार से कटिंग करते हुए उसको फिर स्टेन करना है। कटिंग करने के बाद, फिर स्टेन करने के बाद आप उसको देखेंगे, माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद आप उसको देखेंगे कि वो किस प्रकार से जो है वो इसमें आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोस्कोप में। तो चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले कि ये तो हमने आपको बताया कि प्रैक्टिकल के अंदर किस प्रकार से आप लैब में काम करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर आप फाइल जब बना रहे हैं तो फाइल के अंदर आपको किस प्रकार से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि फाइल के अंदर आप जैसे लाइकोपोडियम है, तो आप फाइल जो इसकी बनाएंगे वो प्लेन पेपर, प्लेन शीट और लाइनिंग वाली शीट, इस तरह की फ़ाइल, डोरी वाली जो स्ट्रिंग वाली फ़ाइल होती है वो बनाएंगे। और उसमें जो प्लेन शीट है आपका, उस प्लेन शीट के अंदर आप सबसे ऊपर जो है वो लाइकोपोडियम लिखेंगे, और उसका जो राइट कॉर्नर है उसमें क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है वो यहीं लिखना है आपको, इसी जगह राइट कॉर्नर पे ही क्लासिफिकेशन आना चाहिए और कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डायग्राम पहले बड़ा सा बना लिया, फिर आपकी जगह नहीं बची तो आपने इस कॉर्नर पे लिख दिया या इस कॉर्नर पे लिख दिया। नहीं, आपको राइट ही कॉर्नर, ये रूल है, राइट कॉर्नर पे ही क्लासिफिकेशन लिखना होता है। जैसा कि अब आप इसमें देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन जो है डिवीजन से शुरू किया है हमने। डिवीजन जो है यहाँ टेरिडोफाइटा है, सब डिवीजन है लाइकोप्सिडा, ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स, फैमिली है लाइकोपोडिएसी और जीनस है लाइकोपोडियम। सॉरी, एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो जीनस होता है उसको आप हमेशा अंडरलाइन करते हैं, उसको आपको हमेशा अंडरलाइन करना है। अगर आप अंडरलाइन उसको नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सा जनरल, जनरल मतलब ये रूल है कि आप उसको अंडरलाइन करना है। इवन आपको जहाँ ऊपर लिखेंगे आप, जैसे फाइल में आप यहाँ लिखेंगे, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। जितनी बार आप जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे लाइकोपोडियम लिखेंगे वहाँ सब जगह इसको अंडरलाइन करेंगे। ये सारा काम जो है, क्योंकि ये प्लेन पेपर पे हो रहा है, तो आपको इसको पेंसिल से ही करना है। अब इसके बाद जो ये डायग्राम है, ये है आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का डायग्राम। तो ये इस डायग्राम के अंदर आप चित्र बनाएंगे, पेंसिल से ही बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे कि आपने क्या बनाया है। मतलब कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम तो बना देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता किस चीज़ का डायग्राम है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप नीचे नाम नहीं लिखते। तो नाम लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने बनाया क्या है। तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर आपने बनाया है, तो वो आप लिखेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये तो हो गया आपका प्लेन पेपर का काम। अब आपको लाइनिंग वाले पेज पे क्या करना है? लाइनिंग वाले पेज पे आपको ये जो डायग्राम है इसके सारे लक्षण लिखने हैं कि ये किस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है, आपने क्या क्या ड्रॉ किया है। देखते हैं हम लक्षण। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट कि प्लांट बॉडी जो है यहाँ स्पोरोफिटिक है, रूट, स्टेम और लीफ में बटी हुई है, विभाजित है। और जो स्टेम है वो या तो प्रोस्ट्रेट है, मतलब नीचे लेटा हुआ है, विद इरेक्ट लीफी ब्रांचेस,
ऊपर की तरफ में ब्रांचेस है, या लटका हुआ भी हो सकता है, पेंडेंट, वीक पेंडेंट स्टेम भी हो सकता है। फिर आते हैं हम कि स्टेम के ऊपर। ये तो आपने जनरल प्लांट का बता दिया, अब स्टेम जो है उसके यूपर आते हैं। स्टेम में यहाँ जो लाइकोपोडियम है, इस जनरा के अंदर दो सब जीनस पाए जाते हैं। एक कहलाता है यूरोस्टैकिया और दूसरा कहलाता है रेफ्लोस्टैकिया। यूरोस्टैकिया जो है उसमें प्लांट में जो स्टेम है वो इरेक्ट होता है या पेंडेंट होता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है या अनब्रांच्ड भी हो सकता है। रेफ्लोस्टैकिया जो है उसमें स्टेम जो है प्रोस्ट्रेट होता है, इरेक्ट ब्रांचेस होती हैं और शुरू में उसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखाई देती है। तो इस तरीके से आप स्टेम के बारे में लिखेंगे। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि स्टेम जो है वो कवर्ड होता है, लीफ से कवर्ड रहता है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं इस पर, वो लीफ में आ जाएगा, स्टेम कवर्ड होता है, ये बता सकते हैं। फिर आते हैं हम रूट के ऊपर। तो रूट में आप बता सकते हैं कि रूट जो है वो एडवेंटिशियस टाइप की रूट इसमें पाई जाती है, जो कि प्रोस्ट्रेट जो स्टेम है उसके नीचे की तरफ आप देख सकते हो आप देखिए चित्र के अंदर भी ये आपको ये प्रोस्ट्रेट स्टेम दिखाई दे रहा है। अगर हम आपको बताएं, ये प्रोस्ट्रेट स्टेम है आपका, ये इरेक्ट ब्रांचेस है जो कि डाइकोटोमी शो कर रही है, दो में भी विभाजित हो रही है ऊपर जाके, मतलब डाइकोटोमसली डिवाइड हो रही है ऊपर जाके, और नीचे ये एडवेंटिशियस रूट्स इसमें निकल रही है जो कि ब्रांच्ड होती है। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वही आपको लिखना होता है। फिर आ गया जैसे लीफ के ऊपर। लीव्स कैसी हैं, अगर आप एक एक लीफ देखते हो तो हर एक लीफ सिंपल है, सेसाइल है। सेसाइल का मतलब है कि जिसमें स्टॉक नहीं पाया जाता, नीचे सीधी ही लीफ ही लगी हुई होती है स्टेम पे। स्मॉलर साइज में है। ई लिग्यूलेट है। ई लिग्यूलेट से मतलब है कि एक लिग्यूल एक ऑर्गन है जो कि कुछ जेनरा में पाया जाता है, जैसे सिलेजिनेला में आप पढ़ेंगे, एक टंग शेप्ड ऑर्गन है लिग्यूल जो कि लीफ के नीचे वाले साइड में पाया जाता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो ई लिग्यूलेट टाइप है लाइकोपोडियम। फिर हर एक जो लीफ है वो सिंगल है, अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड मिडरिप पाई जाती है, अनब्रांच्ड है नहीं, सिंगल लीफ जो है उसमें एक सिंगल मिडरिप बीच में पाई जाती है, कोई और लिटरल वीन नहीं पाई जाती। और इस तरह की जो लीफ है इसको हम कहते हैं माइक्रोफिल। इसको हमने नाम दिया है माइक्रोफिल का। और ये जो लीव्स हैं ये जनरली स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। अगर आप क्लेविटम में देखते हो तो ये स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। कई बार वर्ल्स में चक्र में भी पाई जाती है, कई बार पेयर्स में भी पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार से पाई जा सकती है, लेकिन हम क्लेविटम की बात कर रहे हैं तो क्लेविटम के अंदर ये जो है अरेंज होती है स्पाइरली। अब आते हैं हम, इसके बाद ये तो हो गया आपका एक डायग्राम आपने बनाया एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का, उसके आपने कैरेक्टर्स लिख दिए। एक ही पन्ने पे आप दो डायग्राम आराम से बना सकते हैं, पन्ने वेस्ट नहीं करने हैं, हमें पेजेस नहीं वेस्ट करने। तो इसका मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जहाँ आपने बनाई है, वही संरचना जहाँ बनाई है, वहीं आंतरिक संरचना में आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। जैसे तने की ले लिया आंतरिक संरचना आपने, तो टीएस स्टेम का डायग्राम आपने उस पेज पे बना लिया। अब टीएस स्टेम में भी अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो अगर हम यहाँ क्लेविटम का ही हमने बनाया है तो हम क्लेविटम का ही बनाएंगे, मतलब ये वाला जो ए वाला चित्र है, ये वाला ए वाला ही चित्र बनाएंगे। तो अगर ये बनाओगे तो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर इसका, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई भी, आप जब टिश्यू सिस्टम कोई भी बनाते हो, कोई भी जैसे ऑर्गन बनाते हो, स्टेम बनाया आपने, तो उसमें तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, एपिडर्मल, फिर उसके बाद ग्राउंड एंड वस्कुलर। तो इसमें एपिडर्मिस तो आप देख रहे हो क्यूटिकल इसमें पाया जाता है। एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर्ड है। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पर्टिकुलरली क्लेविटम के अंदर तीन भागों में विभाजित है, आउटर कॉर्टेक्स, फिर मिडिल कॉर्टेक्स एंड देन इनर कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से तीन भागों में विभाजित है। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो थिक वॉल्ड सेल की बनी हुई है। उसके बाद अंदर है मिडिल कॉर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई है, थिन वॉल्ड सेल है। और फिर
इनर कॉर्टेक्स जो है वो वापस से स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है। फिर आते हैं हम कॉर्टेक्स के बिल्कुल अंदर में एंडोडर्मिस की एक लेयर पाई जाती है, ये देखिए, और फिर उसके बाद उसके अंदर एक पेरिसाइकिल की लेयर पाई जाती है। तो ये हो गया आपका ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू हमने पढ़ लिया, ग्राउंड टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे वस्कुलर टिश्यू। तो वस्कुलर सिस्टम यहाँ पर किस प्रकार का है, जैसा कि मैंने वीडियो ये अपलोड भी किया है जब टेरिडोफाइट में पढ़ा रही थी, तो बताया था आपको टाइप्स ऑफ स्टील, ये इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा जाता है टाइप्स ऑफ स्टील पे प्रश्न। तो टाइप्स ऑफ स्टील जो है उसके अंदर आपको मुख्य दो प्रकार के स्टील बताए गए थे और उनके आगे जाके और विभाजन बताए गए थे। तो मुख्य दो प्रकार के जो स्टील हैं वो यहाँ पर हैं प्रोटो स्टील एंड साइफोनो स्टील। प्रोटो स्टील जो है वो ऐसा स्टील जिसमें कि पित्त नहीं पाया जाता, वो प्रोटो स्टील कहलाता है, जो आगे विभाजित होता है और 3-4 टाइप हैं उसके। उसी प्रकार से साइफेनो स्टील होता है जिसमें कि पित्त पाया जाए। तो यहाँ पर इसमें लाइकोपोडियम क्लेवेटम में आप देखेंगे पित्त नहीं पाया जाता, इसका मतलब ये प्रोटोस्टीलिक कंडीशन है। और प्रोटोस्टीलिक कंडीशन में भी ये प्लैक्टोस्टील है। प्लैक्टोस्टील इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जाइलम की स्ट्रिप्स पाई जाती है, पट्टिकाएँ पाई जाती हैं, और फ्लोएम उसके बीच में आप देख सकते हैं, ये जाइलम की स्ट्रिप्स हैं, ये देखिए ये जाइलम की स्ट्रिप्स हैं, और इनके बीच में जो डॉटेड पोर्शन आप देख रहे हो वो फ्लोएम है। ये डॉटेड वाला पोर्शन जो है ये फ्लोएम है। इसमें भी मेटाजाइलम आपको बीच में दिखाई दे रहा है, बड़े जो सेल्स हैं देखिए मेटाजाइलम लिखा हुआ है वो बीच में है, और प्रोटोजाइलम जो है वो साइड में है। दूसरी तरफ में ये और कोई डायग्राम जो है ये सेरिनम का बनाया हुआ है, दूसरा ये जो बी डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें मिक्स्ड प्रोटोस्टील आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं ड्रॉ करना, आप सिर्फ क्लेवेटम का ही एक ही डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ये जो कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए, लक्षण जो बताए, ये सारे आपको लाइनिंग के पेज में लिखना है, मतलब हर एक लेयर आपको डिस्क्राइब करनी। जैसे आपने टीए स्टेम लिखा, उसके बाद आपको सबसे ऊपर लिखना है एपिडर्मिस, तो वो एपिडर्मिस कैसी होती है, फिर उसके बाद लिखना है कॉर्टेक्स वो कैसे होता है, फिर उसके बाद लिखना है एंडोडर्मिस वो कैसे, पेरिसाइकिल वो कैसे, फिर उसके बाद आपको लिखना है जाइलम कैसे, स्टील कैसे है, जाइलम कैसे है, फ्लोएम कैसे है। इस प्रकार से सारी लेयर्स का डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। अब आते हैं हम रूट के स्ट्रक्चर पे। तो रूट में आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट लेयर, और ख़ास बात ये है यहाँ पर कि ये जो एपिडर्मिस के अंदर जो रूट हेयर पाए जाते हैं वो 2 पेयर के अंदर है। 2 रूट हेयर एक साथ देखिए आप, 2-2 लगे हुए हैं रूट हेयर्स, एक साथ 2-2 पाए जाते हैं। अब आते हैं हम रूट हेयर्स के बाद आप देखिए अंदर की तरफ में कॉर्टेक्स यहाँ पर भी 2 में विभाजित है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, इनर कॉर्टेक्स जो है वो आपका पैरेनकाइमेटस होता है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो मेटाजाइलम आप देख रहे हैं, मेटाजाइलम जो बना हुआ है इसके अंदर, और प्रोटोजाइलम, ये आपका जाइलम का पार्ट है जो कि क्रिसेंट शेप का है या सी शेप का जाइलम यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए सी शेप्ड जाइलम आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर यहाँ बीच वाले पर सी के बीच वाले पोर्शन को फ्लोएम कहा गया क्योंकि यहाँ पर फ्लोएम सेल्स हैं और ये सारे जाइलम है। इसमें भी मेटाजाइलम बीच में है, प्रोटोजाइलम आपको किनारे पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लाइकोपोडियम की रूट का स्ट्रक्चर हो गया। इसको भी आप ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो पॉइंट्स आप लाइनिंग वाले पेज पर लिखेंगे। अब आते हैं हम एलएस कोन पर। यहाँ पर एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको काटना है। एलएस कोन जो है उसमें आप देख रहे हो ये कोन स्ट्रक्चर है। ए पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये कोन का स्ट्रक्चर है, बाह्य रूप से आपको ऐसा दिखता है। इसमें ये स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम कोन कहते हैं। अब कोन जो है वो आप देखेंगे कि कोन इसके अंदर जो है उसको अगर आप एलएस काटते हो तो मेन आपको एक बीच में एक्सिस दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं कोन एक्सिस। इसके दोनों तरफ में आपको ये स्पोरोफिल्स दिखाई देती हैं जिनको कि माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। और माइक्रोस्पोरोफिल जो है हर एक माइक्रोस्पोरोफिल में एक माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ होता है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ होता है। तो जब आप एलएस काटते हैं तो आपको, और ये एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया लगा है स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है
ओवल सा स्ट्रक्चर है इसका, और इस तरीके से स्पोरोफिल जो है वो इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर, बाहर निकला हुआ सा ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और स्पोरेंजियम जो है उसके चारों तरफ वॉल प्रेजेंट होती है और अंदर की तरफ में स्पोर्स लगे हुए होते हैं। तो ये एक एलएस कोन का स्ट्रक्चर है। स्पोरेंजियम कैसे प्रेजेंट होती है, कुछ जो लाइकोपोडियम में कुछ जो स्पोरोफिल्स होती हैं ऊपर, कई बार नीचे की भी, वो स्टेराइल होती है, मतलब उसमें स्पोरेंजिया नहीं पाया जाता है। तो ये एक इस तरीके से एलएस कोन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपको सारे डायग्राम फाइल में बनाने हैं। मतलब सबसे पहले आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का बनाएंगे, टीएस स्टेम बनाएंगे, टीएस रूट बनाएंगे, और फिर एलएस कोन बनाएंगे। और जितने डायग्राम आपने बनाए हैं उन सभी को समझाते हुए आप लाइनिंग वाले पेज पर लिखेंगे। और लास्ट में लाइनिंग वाले पेज पर आपको एक चीज़ और बतानी है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने किस प्रकार से प्लांट को पहचाना, आइडेंटिफाई किया। पहले आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे फिर क्लासिफिकेशन के। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा बच्चों कि ये जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, सीबीएच की ले लीजिए आप, आरबीडी या जो भी आप ले सकते हैं, या आपको रस्तोगी वगैरह में भी, महेंद्र कुमार वगैरह भी मिल जाएगी, लेकिन सीबीएच आरबीडी में से आप ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। तो इनके अंदर आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन पहले बता रखा है, सीबीएच में तो बता रखा है, आरबीडी में शायद लास्ट में है। तो आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन आप पहले नहीं लिखते, सबसे लास्ट में ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपने मटेरियल को काटा, उसको देखा, स्लाइड बनाई, उसको देखा आपने माइक्रोस्कोप में, तभी तो आप पहचानोगे। और पहले फिर पहचानोगे फिर आप क्लासीफाई करोगे। तो इसलिए पहले शब्द हमने लिखा आइडेंटिफिकेशन, फिर हमने शब्द लिखा क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन नहीं लिखना, पहले आपने आइडेंटिफाई किया है फिर आपने क्लासिफिकेशन उसका किया है। अब आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन में क्या लिखना है आपको, कि जो आपने डिवीजन लिखा, सब डिवीजन लिखा, जो आपने ऑर्डर लिखा, जो आपने क्लास लिखी, ऑर्डर लिखा, फैमिली लिखा, जीनस लिखा, उन सभी के कम से कम 2-2 कैरेक्टर्स आपको बताने हैं। जैसे टेरिडोफाइट है तो हमने इसके लिए, और उसमें क्या पहले लक्षण आपने लिखी, आप पहले लक्षण लिखेंगे। और फिर ऐसे नहीं कि ये टेरिडोफाइट वर्ड जो है आप पहले यहाँ लिख देंगे, नहीं, आपको पहले लक्षण लिखने हैं। ये आपका 1 नंबर लक्षण हो गया, ये आपका 2 नंबर लक्षण हो गया। ये दोनों आप जब लिखेंगे तभी आपको पता चला कि ये दोनों लक्षण इसमें मौजूद हैं, इसलिए हमने इसको टेरिडोफाइट कहा। मतलब प्लांट बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड है रूट स्टेम लीफ में, और वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, इट मीन्स इट इज़ टेरिडोफाइट। उसी प्रकार से लीव्स जो हैं वो स्पायरली अरेंज्ड हैं, हर एक लीव्स में एक अनब्रांच्ड मिडवीन पाई जाती है। स्टीलर सिस्टम जो है प्रोटोस्टीलिक है, तो ये लाइकोप्सीडा का कैरेक्टर हो गया। स्पोरेंजियम जो है वो कॉम्पैक्ट कोन बना रहा है। स्पोरोफिल्स जो है वो सिंगल, हर एक स्पोरोफिल में एक सिंगल स्पोरेंजियम पाया जाता है एडेक्शियल साइड पे, तो ये लाइकोपोडियल्स का कैरेक्टर हो गया। डेवलपमेंट जो है स्पोरेंजियम का वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का है। लाइकोपोडियम जो है एक होमोस्पिरस जेनरा है, तो ये लाइकोपोडियसी का कैरेक्टर हो गया। लाइकोपोडियम हमने कहा होमोस्पोरस है, प्लांट डिफरेंशिएटेड है, तो ये लाइकोपोडियम का कैरेक्टर हो गया। तो इस प्रकार से आपको सारा आइडेंटिफिकेशन डिवीजन से लेकर जीनस तक करना है, और पहले कैरेक्टर लिखना है, फिर बाद में उसका डिवीजन या जीनस जो भी है वो बाद में लिखना है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और ध्यानपूर्वक फाइल बनाएंगे। जितने भी सेल्स वगैरह आपको बनाने हैं वो प्रॉपरली अच्छे से ड्रॉ करेंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे विद लेबलिंग और विद हेडिंग कि क्या है ये, किसका डायग्राम आपने बनाया है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको फाइल में काम करना है। और जब भी महाविद्यालय खुलेगा हम प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे और आपको दिखाएंगे, परमानेंट स्लाइड्स भी दिखाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि जो डायग्राम्स आप बना रहे हैं वैसा ही आपको चित्र में जो बना रहे हैं वैसा ही आपको दिखता है प्रैक्टिकली भी। आशा करती हूँ सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नहीं समझ में आई है तो आप मेरे को पूछ भी सकते हैं, और प्लीज़ अपना काम करना शुरू कर दीजिए। और जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो पुराने वीडियोस भी देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।